हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सैलिनिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस। तो आज हम इसमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ओशियंस में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मेन सोर्स है पृथ्वी पर, जो सोलर रेडिएशन का, वो है आपका सन। तो सन से जो भी हमें सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है, उसका 80% जो है वो ओशन एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और 20% एप्रॉक्स जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसमें भी अगर हम 80% हमारा जो ओशन ऑब्ज़र्व करता है, उसमें अपर मोस्ट 10% जो ओशन का वाटर होता है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा हीट कंटेन होती है, ठीक है? तो टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज़ नॉट यूनिफ़ॉर्म। जैसा कि आपको पता ही है कि टेम्परेचर जो ओशियंस का होता है वो डिपेंड करता है लैटीट्यूड पे। अगर आप इक्वेटर वाले एरिया पर हैं, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। टॉपिक्स वाले एरिया पर हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाओगे, वहाँ पे टेम्परेचर आपको कम होता जाएगा। ठीक है? तो मेजर डिटरमिनेंट जो टेम्परेचर के हैं वो कौन-कौन से हैं? पहला तो लैटीट्यूड है, मैंने आपको बता ही दिया लैटीट्यूड आपको किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। सेकंड है प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स जैसे आपकी हैं ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज़ हैं, ये क्या करती हैं? सरफेस टेम्परेचर को डिटरमाइन्स करती हैं। ठीक है? जैसे मान के चलिए eastern edges of the oceans along the trade wind belt have cooler waters due to the pushing of the warm water by the trade winds। जो ईस्टर्न जो मार्जिन्स होते हैं किसके, ईस्टर्न एजेस जो होती हैं ओशियंस की, तो उसमें क्या होता है, along the trade wind belt have cooler water due to the pushing of the warm water by the trade wind। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ईस्टर्न साइड होती है वो ठंडी होती है, और आपको देखा किसकी, ओशियंस की ईस्टर्न साइड बात कर रहा हूँ। और जो ओशियन की ईस्टर्न साइड होगी वो आपकी कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड होगी। तो तभी आप देखते हो कि कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पर आपके डेजर्ट्स पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न साइड होती है वो कूलर होती है, वो ठंडी होती है। ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड विंड चलती हैं, तो वो वार्म वाटर को लेकर के चली जाती हैं, तो नीचे से अपवेलिंग होती है किसकी, ठंडे वाटर की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो प्रिवेलिंग विंड्स भी रोल प्ले करती हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखो आपने देखा होगा नदर्न हेमिस्फीयर में आपका लैंड एरिया ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू, अगर आप देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो नदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पर आपको जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज़ वहाँ पे लैंड एरिया ज़्यादा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ठीक है? तो आप ये देख सकते हो, नॉर्दर्न आर वार्मर देन दैट ऑफ द सदर्न ओशन। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी-कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है। इवेपोरेशन रेट के बारे में बात करें, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन सरफेस इज अराउंड 3,50,000 क्यूबिक पर किलोमीटर पर एनम। तो जो इवेपोरेशन रेट होती है फ्रॉम द ओशियन सरफेस से, वो कितनी होती है, 3,50,000 क्यूबिक पर किलोमीटर पर एनम होती है। ये एवरेज रेट होती है इवेपोरेशन की। अब देखो इवेपोरेशन रेट जितनी जो ज़्यादा होगी, तो उसका मतलब ये है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तभी तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगी। तो यहाँ कह सकते हैं, हाउएवर द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द डिफरेंट एल्टीट्यूड। वार्मर ट्रॉपिकल ओशियंस हैव हायर रेट इवेपोरेशन देन द कूलर टेम्परेट ओशन वाटर्स। तो यहाँ पर जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन रेट भी होगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगी, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखो जहाँ पर हायर टेम्परेचर होगा, वहाँ पे इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की जो सैलिनिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? तो कह सकते हो कि टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है किसको, डेंसिटी ऑफ वाटर को। ठीक है? ओशियन करंट। अब देखो ओशियन करंट्स क्या हैं? ओशियन करंट्स, सब सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशियंस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट। तो जो ओशन करंट्स होती हैं वो भी आपकी कह सकते हो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना।
लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे लोकल वेदर कंडीशंस लाइक स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है, विंड फॉक्स है, क्लाउडीनेस है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है, लैप्स रेट है, ये भी इफेक्ट करती है टेम्परेचर को। द स्टडी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मूवमेंट कैसे होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर का, ठीक है, हॉरिजेंटली या वर्टिकली, एंड टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म एट वेरियस डेप्थ। अब देखो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के बेस पे कि कहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, ठीक है। हम देखें यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट इन ओशियंस। ओशियंस में सोर्स क्या है मतलब हीट का, तो सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको ये बताया था, तो सन है वो आपका वही मेन सोर्स होता है। अब हम बात कर लें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से होता है। आपको पता है कि ओनली अबाउट 45% ऑफ लाइट एनर्जी स्ट्राइकिंग द ओशन सरफेस रीचेज ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर। मतलब जो सन से एनर्जी आ रही है वो उसकी जो 45% जो एनर्जी होती है वो 1 मीटर तक पहुंच पाती है, 1 मीटर डेप्थ तक पहुंच पाती है। ओनली 16% रीचेज ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर, और जो 16% होती है वो 10 मीटर डेप्थ तक पहुंच पाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर द ओशन डेप्थ में बी डिवाइड इनटू 3 जोन्स, सरफेस जोन और मिक्स जोन। इसको हम फटीग जोन या यूफोरिक जोन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज द अपर लेयर ऑफ द ओशियन। इन दिस लेयर द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर रिलेटिवली कांस्टेंट। इसमें क्या होती है, टेम्परेचर और सैलिनिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इट कंटेन्स अबाउट 2%। जो सरफेस जोन मिक्स जोन होता है वो आपका 2% होता है, ठीक है, और ये आपका 100 मीटर की डेप्थ तक पाया जाता है। और जो थर्मोक्लाइन होती है, थर्मोक्लाइन क्या है, ये 100 से 1000 मीटर के बीच में होती है। ये जो एरिया होता है लगभग 18% एरिया होता है। और इसमें क्या होता है कि इस एरिया में स्टीप फॉल इन टेम्परेचर। इसमें क्या हो, टेम्परेचर में बहुत क्विकली जो है टेम्परेचर बहुत जल्दी कम होता है। तो इसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। इसमें एरिया में क्या होता है, जैसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। फिर एक होता है डीप जोन जो 1000 मीटर के नीचे होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 100 मीटर तक आपका सरफेस जोन या मिक्स जोन होगा, और ये आपका 2% होता है। और थर्मोक्लाइन जो होता है वो 18% होता है। ये 100 से लेकर के 1000 मीटर तक का एरिया होता है। और 1000 मीटर के बिलो जाओगे तो वहां पर आपका लगभग 80% वाटर जो है 1000 मीटर के नीचे पाया जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है लगभग कांस्टेंट होता है। कहीं कहीं पर टेम्परेचर जो है लगभग अबव फ्रीजिंग पॉइंट तक यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। थर्मोक्लाइन क्या होता है, थर्मोक्लाइन एक लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें इस लेयर में क्या होता है, देयर इज ए रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये यहाँ पर आपको 0 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे 4 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 8 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ 12, 16, 20, 24, और ये आपकी डेप्थ दे रखी है, ठीक है। ये आपकी डेप्थ है मीटर में। तो आप देख सकते हो 0 से लगभग अगर मैं यहाँ ले लूँ कि 100 मीटर तक ले लो, तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर बहुत कम जो है फॉल हो रहा है। यहाँ पे लगभग मान के चलो कि 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का गिरावट बहुत कम हो रही है। और जैसे ही हम जो है 100 से नीचे यानी 1000 मीटर के बीच में आते हैं, जैसे ही इस एरिया में आ गए तो टेम्परेचर एकदम से कम होकर के कितना हो गया, लगभग मान के चलो 4 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है। ये थर्मोक्लाइन, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितनी जल्दी कम हुआ, इसीलिए इस रीजन को हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये 100 से लेकर के 1000 मीटर तक का एरिया यहाँ पर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसके नीचे और अगर जाओगे 1000 मीटर के नीचे तो ये आपका आ जाता है डीप जोन। और इस डीप जोन में क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे और कम हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो अपर एरिया था ये आपका था सरफेस जोन। ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका क्या था, थर्मोक्लाइन था। और ये आपका है डीप जोन। थर्मोक्लाइन वो एरिया होता है यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी क्विकली फॉल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम बढ़े। अब हम बात कर लें हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकली तो हमने देख लिया हॉरिजेंटली कैसे होता है। तो हॉरिजेंटली बहुत ही आसान है। आप देखोगे कि टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर इन द लोअर लैटिट्यूड इज अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस विच डिक्रीज टुवर्ड पोल्स। तो जो लोअर लैटिट्यूड में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाओगे, यहाँ पे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे, यहाँ 20 है, 10 है,
तो और कम पोल्स की तरफ जाओगे तो कम होता जाता है, ठीक है। However, the ocean of the northern hemisphere recorded an average temperature of 19.4 degrees Celsius. The average temperature recorded at various latitudes also varies with 22 degrees Celsius recorded at 20 degree north. मतलब कहने का ये है कि वेरियस लैटिट्यूड्स पर टेम्परेचर जो है अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो, अब बात की जाए कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपको हाईयर टेम्परेचर मिलेगा या सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, तो आप बताओगे कि सर नदर्न हेमिस्फीयर में आपको हाईयर टेम्परेचर मिलेगा बिकॉज वहां पर लैंड एरिया जो है ज्यादा है, और जो पोल्स पर लगभग आपका 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहां पर पहुंच जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट एनुअल रेंज टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है वो 12 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर एक वर्ष में और लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है किसी भी वर्ष में, उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एनुअल टेम्परेचर रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी जो है ये जो इक्वल टेम्परेचर को शो कर रही है लाइन को, ये लाइन जो है इक्वल टेम्परेचर को शो कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लाइन आप देख रहे हो कि ओशियंस में ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, ओशियंस में ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, और जो कॉन्टिनेंट्स वाले एरिया उसमें नीचे की तरफ, मतलब ओशियंस में पोल्स की तरफ मुड़ गई हैं और कॉन्टिनेंटल एरिया में इक्वेटर की तरफ मुड़ी हुई है। क्यों मुड़ी हुई है? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो जो ओशियंस होता है वो जल्दी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और जो हमारा लैंड एरिया है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो लैंड एरिया वाटर एरिया से कंपैरेटिवली अगर दोनों को सेम टाइम के लिए गर्म किया जाए, ठीक है, एक आप वाटर को रख लेना बाल्टी में और एक तरफ आप रख लेना कोई भी लैंड एरिया को, ठीक है। तो आप ये देखोगे, अच्छा छत पे आप पानी रख के देखना, छत पे आप पानी रखोगे तो जो लैंड एरिया इट मीन्स जो रूफ की सरफेस होगी, वो अगर आपने 1 घंटे के लिए रखा तो 1 घंटे में जो रूफ का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर कंपेरेटिवली रूफ के टेम्परेचर से कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कहाँ पर आप, ये है कॉन्टिनेंटल एरिया में, और ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मिलेगा अपर ओशियंस में, ठीक है, अपर ओशियंस में आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जल्दी गर्म हो गया और यहाँ पर आपका ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे हीट ज़्यादा प्राप्त होगी तो यहाँ पे देर से गर्म होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, इधर आपको 0 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। बिकॉज देखो ये डिपेंड करेगा कि आप अभी यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड है या गर्मी है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में समर है या कोल्ड है। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में देखो, ये जो दिखा रहा है आपका, ये आपका कोल्ड का दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आप लोग को ठंड में होता क्या, ठंड में भी आप ये देखोगे कि अगर आप ठंड पड़ रही है, ठंड में अगर आप पानी भर के छत पे रख दोगे तो छत जल्दी ठंडी हो जाएगी कंपेरेटिवली वाटर के। तो ऐसे ये आपका ना विंटर का दिखाया गया है। तो विंटर में आप देखोगे कि यहाँ पे आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ओशियन में ऊपर की तरफ पाया जाएगा, ऐसे 10 या नीचे की तरफ पाया जाएगा, और 10 जो है ऊपर की तरफ पाया जाएगा। मतलब जो ओशियंस होंगे वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे ठंडे होंगे और लैंड हमारी जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए ठंड में ये जो है आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं हमारी जो आपकी टेम्परेचर वाली लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी थर्मल इक्वेटर है, जो कि गर्मियों में क्या होता है, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर गर्मी पड़ रही है तो सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ खिसक आती है। अगर यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में अगर समर्स होती तो ये ऊपर की तरफ खिसक आती। तो ये विंटर का दिखाया है, देखो यहाँ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी दिखाया है। जनवरी के मंथ में नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, तो ठंड का दिखा रहा है। तो अगर आप समर्स के केस में देखेंगे तो समर में उल्टा हो जाता है। समर में जो लाइन होती है हमारी, वो टेम्परेचर लाइन जो होती है वो ओशियन में इक्वेटर की तरफ झुक जाती है और कॉन्टिनेंट पे पोल्स की तरफ ये झुक जाती है, तो उल्टा होता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।